हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। आज बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट और फाइनल कंसेप्ट करने जा रहे हैं, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। बस इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। छोटे छोटे इसके बहुत छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप इस चैप्टर को वैसे भी अगर आप पार्ट्स में करोगे ना, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो बहुत अच्छे से होगा ये चैप्टर। इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तुम बेसिक कंसेप्ट्स अगर सीख जाओगे तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तुम देखोगे आगे। अब मैं तुम्हारे को हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगा बेटा। हीटिंग इफेक्ट मैंने अभी तुम्हारे से पिछले ही लेक्चर में ये बताया था कि रेसिस्टेंस क्या करता है, चार्ज ऑफ फ्लो को रोकता है। कोई भी हमारा बेटा ये कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होते हैं। ये पॉजिटिव है, इस तरफ से जुड़ा हुआ है, इस तरफ नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ फ्लो होते हैं, चार्ज इस तरफ फ्लो होता है, चार्ज इस तरफ फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव और चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बेटा जब ये चार्ज फ्लो होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो आपस में ड्रिफ्ट होकर के और कुछ एनर्जी को लूज कर देते हैं। और बेटा सही बात तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो लूज हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने 9th क्लास में किया भी था। तो वो एनर्जी जो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा यहाँ पर लूज हुआ वो क्या हो जाता है उसका, वो बेटा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यही हीट एनर्जी ही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर तुम्हारे से पूछा जाए व्हाट इज़ हीटिंग effect of electric current, तो तुम्हें बताना है द प्रोडक्शन ऑफ हीट ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जब सबसे पहले मान लो जब इलेक्ट्रिसिटी को किसी वायर से पास करवाया होगा तो वहाँ से वो हीटिंग जो है वो वायर जो है हीट हो गई होगी। वैसे भी जो हमारे जो फ़ैन जो इक्विपमेंट चलते हैं तो हमारे को पता है पीछे से गर्म हो जाते हैं। इवन हम देखते हैं, हम चार्जर से अपना चार्जर से उसका जो चार्जर होता है वो कभी गर्म हो जाता है। कभी हम चार्ज करते वक्त हम देखते हैं हमारा फ़ोन भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इसी तरह हमारे सारे इक्विपमेंट थोड़े से चार्ज को हीटिंग में चेंज कर देते हैं। तो बेटा अब ये तो हाँ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना उनका हमेशा ही ये रहा है कि वो किसी भी नेगेटिव चीज़ को फिर है ना पॉजिटिव बनाने में बहुत जल्दी विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस हीटिंग इफेक्ट को है ना कुछ यूज़फुल कामों में यूज़ करना शुरू कर दिया। इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ना यूज़ करने शुरू कर दिए जो हमारी लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है। जैसे इसी इफेक्ट को लेकर के उन्होंने है ना हीटर बना दिया, आयरन बना दिया, टोस्टर बना दिया, गीज़र बना दिया, बल्ब बना दिया। बट इसमें बेटा हमारे को है ना ये पता है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही हमारा हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता जाता है। तो इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था हम नाइक्रोम जो के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं आयरन में, टोस्टर में, गीज़र में। उसका रीज़न यही होता है बेटा कि नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी ज़्यादा हाई होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण से वो ज़्यादा हीट, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने से रोका जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, उतना ही ज़्यादा हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होता चला जाएगा। क्योंकि जितना भी चार्ज रुकेगा वो चार्ज रुकने के बाद ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो जाएगा, वो चार्ज जो है लूज होगा और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बेटा हमारा जो कंसेप्ट आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट हीट, हाउ टू कैलकुलेट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हीट जनरेटेड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर। हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा मैं तुम्हारे को एक छोटी सी याद रखने वाली यहाँ पर बात बता दूँ, हीट हमेशा ऑलवेज वर्क डन के इक्वल होगी। हमारे को वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर निकालना पड़ेगा। जितना हमारा वर्क डन होता है उतनी ही हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अभी यहाँ पर हमारे को स्टार्टिंग से ही फॉर्मूले पता है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, हमारे को ये तो पता लग गया यहाँ पर कि हीट जो है वो वर्क डन के इक्वल होगी। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, W बाय वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एक्सटर्नल फैक्टर। यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है।
तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया, V इंटू क्यू के इक्वल हो गया। अब एक हमारा फॉर्मूला था बेटा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। और एक था हमारा फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर वीर वाला। अभी तुम देखोगे यहाँ पर है ना, हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, हमारी मेनली इन तीन ही फॉर्मूलेज पे सारे के सारे घूमा फिरा के इन्हीं तीन फार्मूलाज पे बात आती रहेंगी। यही फार्मूलाज आपस में मिक्स होकर के नए फार्मूलाज बनते रहेंगे। अब ऐसे तो तुम सोचोगे इलेक्ट्रिसिटी में तो पता नहीं कितने फार्मूलाज होते हैं, बट तुम देखोगे यहाँ पर मेनली सिर्फ तीन ही फार्मूले हैं, तीन ही हमारी आइडेंटिटीज़ हैं जो बार बार घुमा फिरा के यूज़ होती रहेंगी। अब यहाँ पर वर्क डन हो गया V इंटू क्यू, यहाँ से Q हो गया I इंटू टी। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो V की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं IR और Q की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं I इंटू टी, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T के इक्वल हो जाएगा बेटा। और यही है ना हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीट होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीट। जूल्स लॉ ऑफ हीट। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीट। ये हीट जो है ना हमारी बेटा वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, यही जूल्स लॉ ऑफ हीट हमारे को बताता है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पर वर्क डन जो है ना हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पर हीट जो है, जूल्स लॉ ऑफ हीट हमें क्या देता है बेटा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पर सिर्फ है ना जूल्स लॉ ऑफ हीट अगर तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला है ना इसको डिफाइन कर देना है कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट एंड हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो हीट भी इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो हीट भी कम हो जाएगी। और हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जैसे ही हम टाइम को ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हीट, कम तो कम करें। जैसे हमारा आयरन ले लो भाई तुम, जब हम आयरन को प्लग करते हैं तो प्लग करने के बाद वो पहले तो बहुत कम गर्म होती है पर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा हीट होती रहती है। और यहाँ पर टाइम अगर ऐसे ही टाइम में उसको कनेक्ट ही रहेगी, इसीलिए उसमें ऑटो कट होता है। तुमने देखा है आयरन कुछ दिन के बाद, देर के बाद ऑटो कट होकर के ऑफ हो जाती है और वो और ज़्यादा हीट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर टाइम है। अगर हम उसको बिल्कुल प्रॉपरली टाइम कनेक्ट ही रखते हैं उसे तो वो इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि उसका एलिमेंट बर्न हो जाएगा, इसीलिए बीच में उसमें ऑटो कट रहता है। तो टाइम जो है ना उस पर भी डिपेंड करती है, जितना टाइम तक हम चार्ज को फ्लो करवा के रखेंगे उतना ही हीट प्रोड्यूस्ड होती रहेगी। तो हीट के बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। इसमें हम नाइक्रोम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है वो इतना थिन क्यों होता है, बिकॉज हमें पता है क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे हीटर होता है उसका एलिमेंट जो है वो तो नाइक्रोम से बना होता है, और जो उसके जो पिन होते हैं जहाँ से हमारे ये वाली चीज़ है ये कॉपर से बनी होती है, और ये जो एलिमेंट होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। इसीलिए ये नाइक्रोम होता है ना ये तो रेड हो जाता है, बिल्कुल एकदम हीट हो जाता है, और जो कॉपर के जो ये यहाँ पर प्लग होते हैं ये हीट नहीं होते। तो इस टाइप के तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। अब इससे अगला कंसेप्ट है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बेटा, यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिक पावर मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की पावर। अभी नॉर्मली हम किसी की पावर अगर मेजर करते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं, भाई दो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी पावर को हम कैसे पता लगाएंगे, हम उनसे वर्क डन करवा के देखेंगे, हम उनसे कुछ काम करवा के देखेंगे तो हमें उनकी पावर का पता लग जाएगा। अभी एक काम है भाई 100 बोरी है, 100 पैकेट्स है, उनको उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर के जाना है, तो जोन सा उस काम को पहले कर देगा, कम टाइम में कर देगा तो उसकी पावर ज़्यादा है, और जो सा उसको बहुत लेट करेगा तो उसकी पावर कम है। तो यहाँ पर एक्चुअल में तुम डायरेक्टली ही इसका फॉर्मूला पावर जो है उसको P से डिनोट करते हैं, और ये वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। वर्क ज़्यादा तो पावर
ज़्यादा, वर्क कम तो पावर कम। टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई कम टाइम में काम कर रहा है तो इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर को बेटा वर्क डन है ना एक्चुअल में यहाँ पर वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, क्योंकि जो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा वो उतना ही ज़्यादा उतना ही वर्क डन करेगा। वर्क डन हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है बेटा, कि भाई जितनी एनर्जी कोई कंज्यूम करता है तो वो उतना ही वर्क डन करता है। तो यहाँ पावर की फॉर्म में यहाँ पर वर्क डन होगा ना, उसे हम लेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और वर्क डन इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर पावर की जो यूनिट होती है बेटा 1 वॉट होती है। वॉट 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए कंडक्टर बाय ए इक्विपमेंट इन 1 सेकेंड। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशंस होगी बेटा। तो अब जो वर्क डन होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पीछे ही कहा था बेटा, वर्क डन V वाले फॉर्मूले से हमारा आएगा। V क्या होता है, वर्क डन W बाय Q। तो यहाँ से हमारा वर्क डन आएगा V इंटू Q, और I इज इक्वल टू होता है Q बाई T। तो यहाँ से हम Q का फॉर्मूला लगाएंगे IT, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, VIT के इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन एक्चुअल में पावर हमारे यहाँ किसके इक्वल हो गया, VIT अपॉन में T। तो यहाँ पर T से T कट हो जाएगा, पावर इक्वल टू किसके हो जाएगा, VI के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पर तुम एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकाल के लाओगे, वर्क डन किसके इक्वल होता है, पावर इनटू टाइम। यहाँ से एक चीज़ और निकल के आएगी, यूनिट पावर, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर है ना, ये फॉर्मूला की बात समझो बेटा। पावर का हमारा है ना फॉर्मूले जो है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर की वैल्यू यहाँ रख देंगे VI, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT, जो कि हमारे को पहले भी पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, VIT। अब यहाँ पर बट पावर के फॉर्मूले बेटा 2 या 3 फॉर्मूले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे को VI की जगह पे I और R पुट दे रखा है हमें, तो हम यहाँ से V का फॉर्मूला फाइंड कर देंगे, जो कि क्या होता है IR। तो V की जगह पर हम जब हम IR पुट करेंगे और I यहाँ ऑलरेडी है, तो पावर का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा I²R। और दूसरा जब हमारे को सिर्फ I गिवन है, तो I अगर I गिवन है हमारे पास और V गिवन है, तो यहाँ I गिवन है और R गिवन है, तो V वाले फॉर्मूले से I और R नहीं, V और R गिवन है हमारे को। दूसरी बार में हमें क्या पता है, हमें I गिवन नहीं है, V और R गिवन है। तो यहाँ पर हम I फाइंड कर देंगे V वाले फॉर्मूले से, जो क्या होता है, V बाय R होता है। तो इसीलिए यहाँ पर I की जगह पे जब हम V इंटू में V बाय R पुट करेंगे, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V² अपॉन R। तो पावर के क्या क्या फॉर्मूले हो गए, V² अपॉन R हो गया, I² अपॉन R हो गया, और पावर इज इक्वल टू VI हो गई। ऐसे ही बेटा हमारे वर्क डन के भी, वर्क डन इज इक्वल टू I² RT भी हो सकता है, और वर्क डन इज इक्वल टू V² अपॉन RT भी हो सकता है। ये 3 फार्मूले हमारे हो जाते हैं। बट यहाँ पर बेटा इतना ज़्यादा फार्मूलाज पे तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं तुम्हें इन्हीं फार्मूलाज से फॉर्मूले बना के बताऊँगा। हो क्या रहा है, हमारे पास फॉर्मूले तो बस वही है, वर्क डन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई Q, और I इज इक्वल टू Q बाई T, और V इक्वल टू IR। और यहीं से हमारा एक फार्मूला निकल गया, पावर इज इक्वल टू VI या I²R। अदरवाइज हमारे यही 3 फार्मूले हैं जिनसे हमारे बार बार नए फार्मूलेज बनते जा रहे हैं। अब बेटा हम जो आगे करने जा रहे हैं ना, वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी मैंने तुम्हारे को बताया था यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी कहाँ से निकल के आएगी, यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी निकल के आएगी वर्क डन से। तो 1 यूनिट हमारी क्या होती है
पावर इनटू टाइम के इक्वल होती है बेटा। मतलब कितना काम हमारा कितना पावर का इक्विपमेंट कितने देर के लिए हम चलाएं तो कितनी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, यही यूनिट है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड किसके इक्वल होती है, वर्क डन की इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किसके इक्वल होती है, वर्क डन की इक्वल होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम को हम एक यूनिट है हमारे यहाँ पर 1 यूनिट। तो बेटा अगर हम इस फॉर्मूले में पावर को हम किलोवाट में लेते हैं और टाइम को हम आवर में लेते हैं तो हमारा जो घरों में आने वाला बिजली का बिल है वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट यही होती है बेटा, kWh। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड का मतलब है कि व्हेन 1 किलोवाट पावर वाला इक्विपमेंट जब 1 आवर के लिए यूज़ होता है, 1 किलोवाट वाला इक्विपमेंट जब 1 आवर के लिए यूज़ होता है तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम कर लेता है। यही हमारी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है बेटा। तो इसकी यूनिट जो है वो वर्क डन के इक्वल, और वर्क डन क्या होता है, हमेशा जूल में होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 किलोवाट पावर किसके इक्वल है, 1000 वाट की। और आवर में कितनी सेकेंड्स होती हैं, 3600 सेकेंड्स। क्योंकि हमें पता है कि 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड के। तो इसीलिए हम अगर ये पता लगाएंगे कि एक यूनिट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, कितनी जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3600 और 30 ये हो गई। तो 3.6 इंटू में 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 जूल, इतने जूल एनर्जी होता है एक यूनिट एनर्जी जब कंज्यूम होती है। तो जब 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होती है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी जो है, जूल वर्क डन होता है, उसे ही हम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब तुम फॉर्मूलाज में कंफ्यूज मत हो जाना। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, VI, पावर इज इक्वल टू I² R और पावर इज इक्वल टू V² R। और हमारे को ये पता ही है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, पावर इनटू टाइम की। तो पावर अगर हम VI रखते हैं तो VIT हो जाएगा, पावर अगर हम I² R रखते हैं तो I² RT हो जाएगा, और पावर अगर हम V²/R लेते हैं तो V² RT हो जाएगा। तो वर्क डन में तुम्हारे को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला जो है वो यही है जो बार बार तुम्हारे यूज़ होंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स में। अब इसकी न्यूमेरिकल करेंगे हम इसके बाद अगले लेक्चर में। ये चैप्टर का तुम्हारा लास्ट कंसेप्ट।